अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम सॉल्यूशंस चैप्टर के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, सॉल्यूशन में जो पहली चीज़ है वो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स जिन्हें हम बार बार यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी उसकी मोलैरिटी होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। मोलैरिटी में हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है? 1 लीटर। और मोलैलिटी में हमारे पास सोल्यूशन का मैस है, कितना मैस है? 1 किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। हमारे पास सॉल्वेंट टोटल कितना है? 1 kg। उसमें हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड किए तो उतनी उसकी मोलैलिटी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में होंगे, जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स होंगे उतनी उसकी नॉर्मेलिटी होगी। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब फॉर्मेलिटी क्या है? जिस तरह मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए फार्मूला यूनिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मैस ऑफ आयनिक सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी का सेम ही फार्मूला है, सेम मेथड है। ठीक है, लेकिन हमने आयनिक कंपाउंड के लिए फिर स्पेसिफाई कर दिया है। आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म क्या होगी? फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दोबारा देखिए, नंबर ऑफ ग्राम्स, ग्राम फार्मूला मैसेज, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मैसेज। ग्राम फार्मूला मैस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही हैं। ठीक है, उसके बाद ज़रा देखें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ठीक है, मिक्सचर में हमारे पास किसी भी एक कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी जो फ्रैक्शन है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या कहलाती है? मोल फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है? कि सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स में से सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, उसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन। और अगर हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोल्यूशन के 1 बिलियन पार्ट्स में से सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास टूल बॉक्स है। ठीक है, एंड समरी ऑफ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। अब सिंपल फार्मूले याद करना तो बहुत इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल में जब कन्वर्जन्स आती हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो कन्वर्जन्स या रिलेशन फार्मूला है वो याद होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो सॉल्यूशंस के चैप्टर में से न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के दरमियान रिलेशन में। ठीक है, मोलैरिटी गिवन होती है, नॉर्मेलिटी फाइंड करनी होती है, या नॉर्मेलिटी गिवन होती है, मोलैरिटी फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा क्या रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। ठीक है, नॉर्मेलिटी जो है इट इज़ इक्वल टू द मोलैरिटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। आप देखते हैं हम अक्सर लिखा होता है n इज़ इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई n। अब n जो है ये वैलेंसी फैक्टर है। ठीक है, अब क्या होगा कि एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग तरीका है उसका फाइंड करने का, बेस के लिए अलग है, साल्ट्स के लिए अलग है। ठीक है, तो सिंपल आपने याद रखना है कि अगर तो एसिड है तो एसिड जितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है, वो उतनी उसके वैलेंसी फैक्टर होगा। अब HCl जो है, HCl कितने H पॉजिटिव देता है? ये एक ही H पॉजिटिव देता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1। ठीक है, तो HCl के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होती है? सेम होती है। इसी तरह अगर हम बात करें H2SO4 की, अब H2SO4 जो है ये कितने देगा? ये 2 H पॉजिटिव देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो H2SO4 के लिए नॉर्मेलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी 2m के। बात समझ आ रही है यहाँ पे? इसी तरह अगर हम बात करें बेस के लिए, तो बेस जितने OH नेगेटिव आयंस देगा उस तरह उसका वैलेंसी फैक्टर होगा।
ठीक है। अगर 1 OH देता है तो उसका 1 होगा वैलेंसी फैक्टर, 2 देता है तो 2 होगा, ठीक है, 3 देता है तो 3 होगा, ठीक। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास है AlOH3 थ्राइस। अब ये कितने देगा OH? ये देगा 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 3, ठीक है। तो इस तरह ये फार्मूला आपने याद करना है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के दरमियान रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। सिंपलेस्ट फार्मूला है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, समटाइम्स हमें इक्विवेलेंट वेट दिया होता है, ठीक है, या वो हमने कैलकुलेट करना होता है। तो एक और रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का, वो क्या है? नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मैस, मोलर मैस, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने का फॉर्मूला है, आप सिंपली क्या लिखेंगे? मोलर मैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक। अगर तो वैलेंसी फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर मैस सेम होगा, इक्विवेलेंट वेट मोलर मैस के इक्वल होगा, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करना है? मोलर मैस को डिवाइड कर देना है वैलेंसी फैक्टर से, ठीक हो गया। इसी तरह ज़रा देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? n इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ H पॉजिटिव, जो मैंने आपको पहले बताया कि एसिड के लिए H पॉजिटिव आइंस जितने होंगे और बेस के लिए OH नेगेटिव आइंस उतना उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो ये एक सिंपल रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के दरमियान, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो और चीज़ें याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी सोल्यूट की हमेशा 1 से लेस होती है, ठीक है, और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दो रिलेशंस आपने इंपॉर्टेंट हैं याद रखने। नेक्स्ट जरा देखें, मोल परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब मोल परसेंटेज जिस तरह हम नॉर्मली परसेंटेज फाइंड करते हैं कि मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास मोल परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल मैस फ्रैक्शन। पहले मोल फ्रैक्शन था तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को लिया था, अब मैस फ्रैक्शन में हम क्या लेंगे? सोल्यूट का मैस लेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ द सोल्यूशन, तो हमारे पास मैस फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रिलेशन देखिएगा कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। ज़रा देखिएगा कि मोल फ्रैक्शन जो है ये किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू द मोलैलिटी इनटू मोलर मैस या मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इनटू M1 माइनस M2 प्लस D, ठीक है। इसी तरह ज़रा देखिएगा जो रिलेशन है हमारे पास मोलैरिटी और मोलैलिटी के दरमियान, ठीक है, वो क्या है? मोलैरिटी किसके इक्वल होगी? इट इज़ इक्वल टू द कैपिटल M, यानी कि मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 D माइनस M इंटू M2 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अगर हमें मोलैरिटी गिवन है और मोलैलिटी फाइंड करनी है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, और इसमें डेंसिटी भी हमें डेंसिटी की वैल्यू भी पुट करनी होगी, ठीक है। अब ज़रा नेक्स्ट देखिएगा, अगर मोलैलिटी दी हुई है और हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है, मोलैलिटी दी है और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। m स्मॉल m क्या है, किसको शो कर रहा है? ये मोलैलिटी को शो कर रहा है, इंटू m1, m1 क्या है? मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू m1, ठीक है। तो ज़रा याद रखिएगा, अगर हमारे पास मोलैलिटी है और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना तो ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमारे पास मोलैरिटी है और मोलैलिटी फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। और अगर हमारे पास मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों गिवन है और मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला। तो ये तीन फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा है कि हमारे पास मोलैरिटी है, मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, और हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? मोलैरिटी दी है तो पहले हम मोलैलिटी को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ज़रा देखिएगा राउट्स लॉ। राउट्स लॉ की हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है।
इसमें हम अक्सर क्वेश्चन आता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को फाइंड करना है या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। तो ये आपने याद रखना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है डेल्टा पी, ये किसके इक्वल है? ठीक है, lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute, mole fraction of solute। ठीक, तो हमारे किसके इक्वल आएगा? ये आएगा पी नॉट इंटू एक्स टू। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, पी नॉट क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, इसी तरह हमारे पास क्या आता है? हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड करना, तो क्या करेंगे? डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। तो सिंपली अगर हम क्या करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लें तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, अगर तो डाइल्यूट सोल्यूशन हो, सोल्यूशन डाइल्यूट हो तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट की निस्बत सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? x2 या xb किसके इक्वल होता है? n2 ओवर n1 प्लस n2। अगर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो इसका मतलब है n1 क्या होगा? मच ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू n2। तो इस केस में हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में से ये जो n2 वाला फैक्टर है इसे एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दिस। ठीक है, बात समझ आ रही है कि अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो डिनोमिनेटर में से हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को एलिमिनेट कर देंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि n1 मच ग्रेटर है n2 से, तो n2 के होने की वजह से n1 की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गिवन है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उससे हम सोल्यूट का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं, सोल्यूट का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, अभी हमने ये जो रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? डेल्टा पी ओवर पी नॉट किससे के इक्वल था? ये इक्वल था x2 के। ठीक है, किसके इक्वल था? x2 के। अब x2 किसके इक्वल है? हमने कहा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के ये इक्वल होता है n2 ओवर n1। ठीक है, अब n2 ओवर n1, n2 किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी तरह नीचे क्या आएगा? n1 की जगह पे वो आएगा वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। m2 किसके इक्वल आएगा? m2 इक्वल आ जाएगा डेल्टा पी ओवर पी नॉट इनटू w1 m1 ओवर w2। तो ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं अगर हमें लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गिवन है। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, वॉन्ट हुफ इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वॉन्ट हुफ इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है? ज़रा देखिएगा, इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू सी एस टी। सी एस टी, अब सी क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सी की जगह हम क्या लिखते हैं? सी की जगह हम लिखते हैं एन ओवर वी। अब ये एस क्या है? ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे हम आइडियल कांस्टेंट कहते हैं, इसकी जगह पे हम आर भी लिख सकते हैं। और टी क्या होगा? ये टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से अगर क्या फाइंड करना हो, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना हो, तो सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला में, तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करते हुए मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पाई किसके इक्वल था? इट इज़ इक्वल टू एन ओवर वी इंटू आर टी। ठीक है, एन ओवर वी जो है, ठीक है, वी इस तरफ आ गया, एन की जगह पे क्या आएगा? एन की जगह पे डब्ल्यू ओवर एम आ जाएगा, इंटू आर टी आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एम किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा डब्ल्यू
आर टी या एस टी ओवर पाई वी। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने का। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि अगर हमारे पास हाइट भी इन्वॉल्व हो तो हम फिर पाई की जगह क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एच डी जी। एच क्या होगा हाइट, डी क्या होगा डेंसिटी और जी क्या होगा, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं कि जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, दोनों सोल्यूशन की सेम होती है। तो उसके लिए हमारे पास W1/m1V1 इज इक्वल टू W2/m2V2, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन आपको याद होगा किसके इक्वल होती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर दें। ठीक है, जब मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं, किसका, सोल्यूट का। तो वो ज़रा कैसे आएगा, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट ज़रा देखिएगा। उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है के बी इंटू मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपने रिलेशन याद कर लेना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए हम मोलर मैस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, डेल्टा अगर हमारे पास मोलैलिटी जो है 1 हो तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है, के बी के इक्वल होता है। और के बी जो है ये फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है आर टी स्क्वायर ओवर 1000 एल वी। अब एल वी क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू x2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब उसी तरह हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। वही फॉर्मूला है, जस्ट के एफ की जगह क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ डेल्टा टी बी की जगह डेल्टा टी एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलर मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड करने का। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है वॉन टू फैक्टर। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रेशियो है किसके दरमियान, नॉर्मल मोलर मैस टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मैस। ठीक है, या फिर इट इज़ इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी आयनिक सॉलिड डिसोसिएट होने के बाद जितने आइंस प्रोड्यूस करेगा उतना उसका वॉन टू फैक्टर होगा। ठीक है, ये सिंपली आपने याद रखना है। सोडियम क्लोराइड है, डिसोसिएट होकर 2 आइंस प्रोड्यूस करता है, तो इसका वॉन टू फैक्टर क्या है, 2 है। तो सिंपल ये आपने याद रख लेना। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा। अल्फा किसको शो कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। इट इज़ इक्वल टू द I-1 डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, I-1 ओवर n-1। अब I जो है ये वॉन्ट टू फैक्टर है, n क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज़ फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन के बाद कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है फॉर्मूला जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए वो क्या है, वो होगा अल्फा इज इक्वल टू, ज़रा देखिएगा, n इंटू 1 माइनस आई ओवर n-1। ठीक है, या फिर इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है I-1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर n-1। तो ये दो फार्मूलाज हैं, आप ये ऊपर वाला याद कर लें। ठीक है, किसके लिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर्म्ड आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, अब क्या होता है, सम टाइम जो सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में जाता है तो डिसोसिएट हो जाता है, और बाज़ दफ़ा जो है क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएशन कर लेते हैं, डाइमर फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह लास्ट पे जो है वो है हेनरी लॉ। ठीक है,
हेनरी लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, यानी लिक्विड में कितनी गैस जाके हल होगी, कितनी डिज़ोल्व होगी, वो डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना अप्लाई किए। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, एम किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा के पी के, यानी मैस ऑफ सोल्यूट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, और अगर हम रेशो निकालेंगे अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व डिवाइड बाय अप्लाइड प्रेशर, तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है फार्मूलाज थे जो कि सॉल्यूशन के चैप्टर में ख़ास तौर पे न्यूमेरिकल्स के लिए जो के दौरान जो यूज़ होते हैं, और जहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है हमें रिलेशंस फाइंड करने के लिए, तो ये फार्मूलाज बहुत हेल्पफुल रहेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले तो इन फार्मूलाज को अच्छी तरह आपने याद करना है। उसके बाद आप क्या करें कि न्यूमेरिकल 1 बाय 1 सॉल्व करें और देखें, पहले ट्राई करें कि इस पर कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर जहाँ मिस्टेक होती है तो फिर आपने अगेन फार्मूला देखना है, फार्मूला तो नहीं गलत पुट कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। पहले देखा जाता है कि क्या चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, और रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है, जब हम फार्मूला लिख लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमें मालूम है और कौन सी हमने करनी है, ताकि हमारे पास फाइनल आंसर आए। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप जो है न्यूमेरिकल को अगर आप लेके चलेंगे तो आसानी से आप सॉल्यूशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें ईज़िली कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपने फार्मूलाज को अच्छी तरह याद करना है।